नमस्कार दोस्तों, मैं अमित ढूर अपने YouTube चैनल इतिहास अनफिल्टर्ड पर आपका स्वागत करता हूं। आज है 21 जनवरी और आज हम जानेंगे कि ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिसने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में जाकर भी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को जारी रखा। वो क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को सुबालदह गांव सुबालदह, जिला बर्धमान, पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चंद्रनगर और कोलकाता से हुई। अपनी शिक्षा के बाद ये देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में एक क्लर्क के रूप में कार्य करते हैं और वहां काम करते करते यह अनेक क्रांतिकारियों से मिलते हैं और इनकी अपने देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना का जन्म होता है। उसके बाद यह क्रांतिकारियों के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता के आंदोलनों में भाग लेते हैं। क्लर्क के काम करते करते इनका अनुशीलन समिति से जो अनुशीलन समिति के कार्यकर्ता हैं उनसे मेलजोल बढ़ता है, जिसके बाद इनमें देशभक्ति की भावना को जन्म होता है और यह देश को स्वतंत्र करवाने के लिए कई प्रकार के कदम उठाते हैं, जिनमें है एक तो है 1912 में दिल्ली षड्यंत्र और एक था 1915 में गदर षड्यंत्र। 1912 जो दिल्ली षड्यंत्र है उसमें 1911 में ब्रिटिश राज द्वारा जो राजधानी का परिवर्तन किया गया था, कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। उसी क्रम में 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग 23 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक दिल्ली में एक जुलूस निकाल रहे थे। तो ये हाथी पर बैठे हुए थे, तो इन पर बम फेंकने की जो योजना है वो बनाई जाती है, जिसमें इन पर बम तो फेंका जाता है लेकिन उसमें लॉर्ड हार्डिंग सिर्फ घायल हो जाते हैं और बच जाते हैं। इसके लिए जो ब्रिटिश सरकार है उनके द्वारा अनेक क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाती है, जिनमें बालमुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, मास्टर अमीरचंद, जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा होती है। और इसके जो मुख्य जो योजनाकार थे इस षड्यंत्र के वो थे रास बिहारी बोस, जो कि रातों रात देहरादून चले जाते हैं और नेक्स्ट डे ऐसे ही काम करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इसके लिए वो एक देहरादून में एक सभा का निमंत्रण देते हैं जिसमें वे इस षड्यंत्र की निंदा भी करते हैं। उसके बाद यह ब्रिटिशों की नजर से तो बच जाते हैं कि वो कोई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को ये स्टार्ट किए रहते हैं। और उसके बाद 1915 में 1914 में दूसरा जो पहला विश्व युद्ध है वो प्रारंभ हो चुका था। तो गदर पार्टी थी, इसके सदस्यों ने सोचा कि बहुत से ब्रिटिश जो सैनिक हैं वो युद्ध के लिए बाहर गए हुए हैं, तो इसीलिए अगर भारत में भी एक साथ कोई क्रांतिकारी आंदोलन चलाया जाए या कोई सैनिक विद्रोह किया जाए तो भारत को आजादी मिल सकती है। तो इसके लिए ये 21 फरवरी 1915 को एक गदर षड्यंत्र की योजना, जिसमें ये सैनिक विद्रोह की योजना बनाते हैं, लेकिन यह जो योजना है लीक हो जाती है, जिसके कारण गदर पार्टी के बहुत से नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और रास बिहारी बोस, इसके बाद रास बिहारी बोस जापान चले जाते हैं। रास बिहारी बोस टीएन
टैगोर के नाम, अपना नाम चेंज करके और जापान चले जाते हैं। तो उसके बाद यह जो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां है वहां से स्टार्ट करते हैं। अब इनका जापान का जो रहना सहना या वहां से जो गतिविधियों को ये शुरू करते हैं वो बड़ा ही एक फिल्मी तरीके का था। जब ये जापान पहुंचते हैं तो वहां तो एक अनजान देश है, किसी को जानते पहचानते नहीं। तो वहां का यह एक राष्ट्रवादी नेता से मिलते हैं जो थी तोयाकमत्सुरू, एक जापानी राष्ट्रवादी नेता थे जिनसे ये मिलते हैं। और जो तोयाकमत्सुरू है ये उन्हें एक नाकामुराया, जो कि एक जापान में प्रसिद्ध बेकरी थी, उसमें उनके बेसमेंट में इन्हें कई दिनों तक छुपाए रखते हैं। ब्रिटिश रास्पबेरी बोस को उन्हें वापस करने की मांग भी करते हैं लेकिन ये उन्हें वापस नहीं करते। तो जो नाकामुरा या ये बेकरी थी इसके मालिक थे सोजो सोमा। सोजो सोमा ये अपनी बेटी का विवाह जो जिसका नाम था तोशिका सोमा, तोशिका सोमा से करते हैं। यह विवाह तो एक रणनीतिक होता है लेकिन बाद में इन दोनों में गहरा प्रेम भी हो जाता है। तोशिको सोमा रास्पबेरी बोस को जापान का कल्चर और जापानी भाषा पढ़ना लिखना सिखाती है। उसके बाद वे जापानी में अपना ज्ञान अध्ययन करते हैं और बहुत सारी किताबें लिखते हैं। लेकिन यहाँ नाकामुरा या में एक पहले कड़ी बनाई जाती थी, यानी ये कड़ी बनाते थे जो कि अंग्रेजों द्वारा वहां शुरू की गई थी। तो इसके लिए वे एक रास्पबेरी बोस इनको सोजो सोमा को एक इंडियन कड़ी बनाने सिखाते हैं जिसे आजादी की कड़ी कहा जा। क्योंकि 1927 के बाद यह इसके मेन मेन्यू में शामिल हो गई थी और जो इससे पैसे इकट्ठे होते थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों में दिए जाते थे। और इसके बाद इस कड़ी को अब जो जापान में है वह बोस कड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि आज भी इस बेकरी में यह काफी प्रसिद्ध है। तो तोशिका उन्हें जापानी भाषा सिखाती है। उसके लिए ये फिर जापान में जो अपने देश की स्थिति है या यहाँ के क्रांतिकारियों के जो बलिदान है उनको जापानी भाषा में लिखकर बहुत सारी किताबों पे लिखते हैं और आम जनता में इसका प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने भारत और जापान की संस्कृति को जोड़ने के लिए रामायण का भी जापानी में अनुवाद किया था, जिसके बाद जापान का भारतीयों के साथ एक गहरा जुड़ाव जुड़ता है। और उसी क्रम में जब दूसरा विश्व युद्ध होता है तो दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने सिंगापुर व मलाया पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान उन्होंने जो भारतीय ब्रिटिश सेना में भर्ती थे उनको बंदी बना लिया था। तो रास्पबेरी बोस जापान के लोगों से बात करके या जापान की सेना से बात करके इन लोगों को उन्हें एक संगठन बनाने की अनुमति मांगते हैं। तो जिससे जापानी लोग उनकी इसमें काफी मदद करते हैं। और 1942 में रास्पबेरी बोस जून 1942 में आईएनए का गठन करते हैं और इनमें इनकी सहायता कैप्टन मोहन सिंह इन सभी कैदियों को एक साथ इकट्ठा करने में इनकी सहायता करते हैं। लेकिन जितनी भी रणनीतिक और राजनीतिक समझ थी वो सारी रास्पबेरी बोस की होती है। तो इस प्रकार ये इसका गठन करते हैं। इसके बाद रास्पबेरी बोस की समय के साथ साथ उम्र बढ़ रही थी तो वे काफी बीमार भी रहने लगे थे। तो इस जो आईएनए है इसका नेतृत्व करने के लिए वे सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी से सिंगापुर में बुलाते हैं और 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में रास्पबेरी बोस सुभाष चंद्र बोस को आईएनए का सर्वोच्च सेनापति घोषित करते हैं। और यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने रास्पबेरी बोस को आईएनए का पितामह आदि कहा था।
तो इस प्रकार ये अपना यहां से अपनी गतिविधियों को शुरू करते हैं और फिर 21 जनवरी 1945 को जापान में रासबिहारी बोस की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु से पहले जापान सरकार द्वारा इन्हें ऑर्डर ऑफ द सनराइज, जो कि जापान का सर्वोच्च पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया जाता है। और 21 जनवरी 1945 को इनकी मृत्यु के बाद जापान सरकार द्वारा इन्हें पूरे जो वहां की संस्कृति है या पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनका दाह संस्कार करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रासबिहारी बोस एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो सिर्फ देश में ही रहकर नहीं बल्कि विदेश में रहकर भी अपनी भूमि से जुड़े हुए थे और अपने देश के लिए एक व्यक्ति बाहर रहकर कितना कुछ कर सकता है वो हमें ये सिखाकर चले गए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।